गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे घर पे। जितना सीरियसली आप लोग खेलते हैं उतना सीरियसली आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। एंड हम लोग दोबारा से अपना ये स्टार्ट करने जा रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स हो चुके हैं जिसमें हम लोग ने इंट्रोडक्शन और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट किया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो उसको देख लेना, बिकॉज जो आपका हिस्ट्री है वो कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। तो अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे तो आपको ये चीज समझ नहीं आएगा। और मैं यही चीज आपको चैप्टर्स में भी सजेस्ट करूंगी कि ऐसा मत करना कि डायरेक्ट जंप किया फोर्थ चैप्टर पे एंड देन 7th चैप्टर पे और फिर बाद में सोच रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि आपको याद होगा हमारा एम हमें रटना नहीं है, हमें समझना है, और समझने के लिए हमें स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग साथ साथ में पढ़ते चलना। एंड अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने कल क्वेश्चन स्टार्ट किया था फीचर ऑफ टाउन प्लानिंग, जिसके हम लोग 2 पॉइंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके थे। वो था टाउन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम। क्या आप लोग को याद है जो टाउन था वो किन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था? एक था सीतादल एंड एक था द लोअर टाउन। इन 2 पार्ट्स में टाउन को डिवाइड किया गया था। इसके बारे में मैं अभी और कुछ नहीं बता रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी इसका हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो उसके बारे में मैं भी नहीं बता रही हूँ। जो आज का टॉपिक है वो है आर्किटेक्चरल फीचर। आर्किटेक्चरल फीचर में हम लोग जानेंगे कि जो लोग थे वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, उनका रहने का तरीका कैसा था और उनके घर कैसे हुआ करते थे। हम लोग ने कल ड्रेनेज सिस्टम पढ़ के आधा एजम्पशंस तो तोड़ दिया था कि जो पुराने लोग थे उनको ढंग से रहने नहीं आता था, उनको वे ऑफ लिविंग नहीं था। अब जो बाकी बचे हुए एजम्पशंस हैं वो हम लोग आज तोड़ देंगे आर्किटेक्चरल फीचर पढ़ के। तो आर्किटेक्चरल फीचर में हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं ग्रिड पैटर्न। जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न वो होता है, अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं तो आपको ये दिखेगा कि ये जो है ना, ये जो एरिया है जो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रहा है, ये थे स्ट्रीट्स, और ये जो आस बाकी एरिया है यहाँ पे होते थे घर। तो आप लोग ये चीज देख के समझ ही रहे हो कि उन लोगों ने जो अपना टाउन था उसको प्लान करा हुआ था। हम जो ये पिक्चर देखते हैं, जो हम लोग ग्रिड पैटर्न देखते हैं, इससे हम लोग को ये समझ आता है कि जो जिन लोगों ने वो टाउन बसाया था या जो टाउन बनाया था, उन्होंने पहले रास्ते प्लान करे कि ऐसे ऐसे रास्ते बनेंगे, वो एक दूसरे को 90 डिग्री में काटेंगे, और फिर जो जो जगह बची वहां पे उन्होंने घर बना दिए। तो इसमें जितने भी रोड थे वो सारे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे 90 डिग्री पे। और इसकी एक और खास बात ये थी कि ये जो रास्ते थे ना, इनमें काफी अच्छी जगह होती थी। मतलब ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ एक इंसान को चलने के लिए जगह दी जा रही है, नहीं, इन रास्तों में काफी अच्छी जगह होती थी, ताकि मतलब स्ट्रीट में हम लोग कितना यूज करते हैं, वहां पे हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है, मार्केट्स लगती हैं छोटी मोटी, तो स्ट्रीट का काफी ज्यादा यूज होता है। तो जो ये स्ट्रीट थे ये काफी ज्यादा वाइड थे, ताकि जो आगे लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ये तो होगी बात हमारा जो प्लानिंग था उसका। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग घरों की, कि उन लोग घरों में कैसे रहते थे, मतलब उनके घर किस तरीके के होते थे। तो ये आर्किटेक्चरल फीचर का सेकंड पॉइंट है कि वहां पे घर कैसे होते थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अकॉर्डिंग, बिना आंसर देखे, हाँ चीटिंग नहीं, बिना आंसर देखे अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के जमाने के घर ज्यादा अच्छे होंगे या पुराने जमाने के घर ज्यादा अच्छे होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली आज के जमाने के घर ज्यादा अच्छे होंगे, आपको तो यही लगेगा। बट नहीं, हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि हमसे ज्यादा अच्छे घर थे, बट मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बहुत बुरे घर थे। मतलब उनका वे ऑफ लिविंग काफी ज्यादा अच्छा था और उनके टाउन्स भी काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन रहते थे। तो अगर हम लोग घरों की बात करें तो वहां पे डबल स्टोरी हाउसेस पाए गए। मतलब आप 2 मंजिल के घर वहां पे, हम लोग अगर रिमेन्स देखें तो हमें 2 मंजिल के घर वहां पे देखने को मिलते हैं। और हम लोग को पुराने घर ऐसे लगते थे ना, उन लोग सब वो पत्तों के घर में एंड बैम्बू स्टिक्स के घर में रहते होंगे, ऐसा ऐसा हमारे एजम्पशंस थे। बट नहीं, इनके जो घर होते थे वो मेड अप ऑफ ब्रिक्स। उनके घर भी ब्रिक्स के बने हुए होते थे। और इनके घरों की खास बात ये होती थी, जो हम लोग ने अभी कुछ साल पहले, आई थिंक 20-30 साल पहले जो चीज यूज करने स्टार्ट करी है, उन लोगों ने बहुत पहले वो बना ली थी। बाथरूम्स बहुत पहले से वो लोग यूज करते आ रहे थे।
जो घर होता था, हर घर में एक कोर्टयार्ड होता था, एक बाथरूम होता था, किचन होता था, स्टेयरकेस होता था। ये वहां के घरों की खासियत होती थी। और उन घरों की खासियत ये भी होती थी कि जो घर, अगर मान लो किसी घर में कोई गेस्ट आया है और वो दरवाजे पे खड़ा है, तो घरों को इस तरीके से बनाया गया था कि वो घर के अंदर बाकी कमरों में क्या हो रहा है वो नहीं देख सकता था। मतलब इतना प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था वहां पे। उन लोगों को इतना समझ था कि प्राइवेसी देना है। अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करें, जो कि हमारा टाउन प्लानिंग का सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है वास्ट बिल्डिंग्स। अब हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और अगर हम लोग को हिस्ट्री में कुछ पुरानी चीजें ना मिले तो क्या फायदा। तो जो फर्स्ट है वो था वेयर हाउस। वेयर हाउस हम लोग उस जगह को कहते हैं जो एक बहुत बड़ा, मतलब गोदाम जो होता है, हम लोग उसको वेयर हाउस कह सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारा चीज रखा जा सके, बहुत सारा सामान एक जगह पे रखा जा सके। तो हम लोग जब रिमेन्स की बात करते हैं, तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वहां पे हम लोगों को एक फाउंडेशन मिला, या एक बिल्डिंग मिला जो कि बहुत बड़ा था, काफी ज्यादा बड़ा था। एंड उसको देख के हिस्टोरियंस ने यही अंदाजा लगाया कि उसको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था। जो फूड ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होता है, उसको स्टोर करने के लिए वो उसको यूज किया जाता था। ये हिस्टोरियंस ने अंदाजा लगाया था। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, द ग्रेट बाथ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना। मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक पिक्चर भी लगा दिया है। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आपको क्या चीज समझ में आ रही है, मुझे 2 सेकंड में बताइए। क्या समझ में आ रहा है आपको ये खंडर के अलावा? तो अगर आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, तो ग्रेट बाथ एक बाथ टब के जैसा था, रेक्टेंगुलर शेप में एक बाथ टब के जैसा था। और इसकी खासियत ये थी कि इसके दोनों तरफ पे स्टेयर केसेस थे, सीढ़ियां थी दोनों तरफ। ये था ग्रेट बाथ। और ये काफी ज्यादा बड़ा था, इसका एरिया जो था वो काफी ज्यादा बड़ा था। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये रेक्टेंगुलर टैंक था, और ये इसका लेंथ एंड विड्थ दिया हुआ है। आपको इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना एग्जाम में नहीं पूछता है डिटेल में, बट फिर भी आपके नॉलेज के लिए, ये 180 फीट लेंथ में था एंड 100 फीट विड्थ में था। काफी ज्यादा बड़ा एरिया को कवर करता था ये। एंड अगर हम लोग इसको देखें, तो ये बीच में, अगर आप इस एरिया को देख पा रहे हो, ये वाले एरिया को अगर आप देख पा रहे हो, तो इसमें ब्रिक्स को इतने अच्छे तरीके से लगाया गया है, जैसे आज के समय में स्विमिंग पूल नहीं होता है, मतलब बीच में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से उसको पैक करके नीचे से, ताकि पानी का कुछ प्रॉब्लम, मतलब पानी का लीकेज का कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो वैसे ही पुराने टाइम पे इस एरिया को बनाया गया था, काफी अच्छे से टाइटली पैक्ड ब्रिक्स को यूज किया गया था। तो सॉलिड ब्रिक्स का यूज किया गया था इसको बनाने के लिए, और दोनों तरफ पे इसके स्टेयर केसेस थे। और जब यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे एंड यहाँ पे बाथरूम्स होते थे, यहाँ पे बाथरूम्स होते थे। हिस्टोरियंस को अभी तक इसका अंदाजा नहीं लगा है कि इसका यूज क्या होता था, क्योंकि हम लोग अंदाजा किस बेसिस पे लगाते हैं। जैसे हम लोग पुराने जमाने में तो नहीं जा सकते ना, डोरेमोन नहीं है हमारे पास कि हम लोग टाइम मशीन में जाएं और फिर देख के आए कि क्या यूज होता था उसका, तो वो चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो हिस्ट्री का एक खास बात यह है कि अगर हमें कोई चीज मिलता है, हमें कोई रिमेन मिलता है, तो हम लोग उसका अंदाजा इस तरीके से लगाते हैं कि उस चीज का यूज आज के समय में क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि हाँ पुराने समय में उसका ये यूज होता होगा। तो उसके बेसिस पे अभी तक इस चीज के बारे में अंदाजा नहीं लगाया गया है कि ग्रेट बाथ जो है उसका क्या यूज होता था। हिस्टोरियंस aren't able to discover the use of it। अभी तक इसका यूज नहीं पता लगा है, बट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दोबारा बोल रही हूँ, रटना नहीं है, समझना है। और इतना तो अब अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग रटने वाली पार्टी नहीं है, हम लोग समझने वाली पार्टी है। आप सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड वेरी इजी टॉपिक, और इंटरेस्टिंग भी है, अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट हो, पिक्चर्स एंड ऑल में।
तो हम लोग ये तो जान चुके हैं कि जो हड़प्पन लोग थे काफी ज्यादा समझदार थे, काफी ज्यादा अक्लमंद थे, प्लानिंग में विश्वास रखते थे। तो हम लोग ये कैसे भूल गए कि इन लोग पढ़ाई लिखाई में भी तो कुछ करते ही होंगे, पढ़ाई लिखाई से भी तो इनका कुछ वास्ता होगा ही। तो हड़प्पन की एक अपनी स्क्रिप्ट थी। हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी, वो लोग इतने तेज थे कि उन्होंने अपना एक स्क्रिप्ट डेवलप कर लिया था, बट हम लोग आज तक उस स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाए हैं, नॉट डिसिफर्ड येट। वो स्क्रिप्ट हमारे लिए आज भी मिस्ट्री है, हम लोग को नहीं पता कि उसमें क्या लिखा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि उसको क्यों नहीं पढ़ पाए हैं एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर मैंने आपको रेफर करने के लिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगाई हैं। वैसे तो ये सील्स हैं, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील्स है। अगर आप इनमें मतलब अलग अलग पिक्चर्स बनी हुई है, जब हम लोग सील्स के बारे में जानेंगे तो मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। बट अगर आप देखें तो सील्स के ऊपर यहाँ पे ये आपको एरिया दिख रहा होगा, ये सब हड़प्पन स्क्रिप्ट है, जिसको हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। और हमारे मतलब हम लोगों के बस की तो बात ही नहीं है, हम लोगों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे को तो ये मछली जैसा दिख रहा है, आप लोग देख रहे हो मछली जैसा। तो हमारी हड़प्पन स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी गई है। अब हड़प्पन स्क्रिप्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला कैरेक्टर तो हम लोगों को दिख गया कि ये अल्फाबेटिकली नहीं है, इसमें अल्फाबेट्स नहीं है, कुछ अलग अलग तरह के सिंबल्स बनाए गए हैं, साइंस बनाए गए हैं, और हर साइन जो है वो एक वोवल या कॉन्सोनेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हर सिंबल का या हर साइन का एक अपना मतलब है। चलो अगर हम लोग स्टार्ट भी करें हर एक साइन का मतलब ढूंढने या हर एक साइन को समझने में, फिर भी हम लोग कैसे समझे, क्योंकि इसमें इतने सारे साइंस हैं, 375 to 400 सिंबल्स हैं इसमें। अगर हमारी हम लोग एबीसीडी देखते तो उसमें तो कितने कम है यार, और इसमें कितने ज्यादा हैं। तो इसमें काफी ज्यादा इसके सिंबल्स हैं, इसकी भी वजह से हम लोग इसको आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। और इसकी एक और खासियत है, हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, जैसे मैंने लिखा हुआ है तो मेरा इस तरफ से तुम लोग इस तरफ को पढ़ेंगे। लेकिन जो ये हड़प्पन स्क्रिप्ट था, इन लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे, मतलब इन लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक मतलब यहाँ से लिखने स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे भी वो ऐसे ही। तो ये तो हमारे लिए और एक बड़ा टास्क हो गया कि इसको कैसे पढ़े हम लोग। और इस हड़प्पन स्क्रिप्ट की एक और खास बात यह है कि इसको बहुत सारी चीजों पे पाया गया है, जो हड़प्पन रिमेन्स है ना, जैसे पॉटरी हो गई या सील्स हो गए या और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों पे हमने स्क्रिप्ट को देखा है। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने ये सील है और इनकी सील के ऊपर इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट का यूज किया हुआ है, बट हम लोग अभी तक इसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं, हम लोग अभी तक इसको नहीं समझ पाए हैं। रीजन यही है कि लॉट्स ऑफ साइन, इट हैज लॉट्स ऑफ साइंस, कि हम लोग उनको नहीं समझ पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे हैं। राइट टू लेफ्ट मूव करती है, जो कि हमारे दिमाग में नहीं जा रहा है कि हम लोग कैसे पढ़े राइट टू लेफ्ट में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है इसको अभी तक नहीं पढ़ने का, कि इसको ट्रांसलेट नहीं किया गया है किसी और लैंग्वेज में। अगर मैं बात करूं कि अब तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो ट्रांसलेट क्या पॉइंट का इसका मीनिंग है, तो इसका मीनिंग ये है कि हमारी और भी बहुत सारी लैंग्वेज है, जैसे पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है। अगर मैं किसी आज के बच्चे को बोलूं कि किसी संस्कृत के वाक्य का ट्रांसलेशन करो, या आप मुझे ही ले लो, मुझे ही बोलो कि हाँ किसी संस्कृत के वाक्य का ट्रांसलेशन करो, तो नहीं है, मेरे बस की नहीं है। बट मैं किसी और बुक की हेल्प से तो कर सकती हूँ ना। जैसे संस्कृत को कितनी सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है, हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, तुम जिस लैंग्वेज में ढूंढोगे उसमें उसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा। बट जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, इसको आज तक ट्रांसलेट नहीं किया गया है किसी भी लैंग्वेज में। अब कौन सी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया जा सकता था, तो उन्हीं की लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा सकता था ना, जो उस टाइम पे इनके साथ और सिविलाइजेशंस थी। क्या आप लोग को याद है इनके साथ और कौन कौन सी सिविलाइजेशंस थी? नहीं याद है तो पहले फर्स्ट पार्ट देखना, सेकंड पार्ट देखना, तब याद आ जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो इनकी स्क्रिप्ट थी, इसको बोला क्या जाता था? इनकी स्क्रिप्ट को बोला जाता था पिक्टोग्राफी। ये इनकी स्क्रिप्ट का नाम था, क्योंकि अगर आप देखो तो पिक्चर जैसी लगती है ना, जैसे मैंने बोला मछली दिख रही है मेरे को यहाँ पे, तो पिक्चर्स की जैसी दिखती थी, इसलिए इसको पिक्टोग्राफी कहा जाता था।
तो ये था हमारा आज का क्लास एंड हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीजें आज जानी हैं, बहुत सारी अलग चीजें आज जानी हैं एंड आई होप कि आप लोग को समझ आया हो, आप लोग को इंटरेस्ट आया हो और आप लोगों ने नोट्स बनाए हो, क्योंकि लास्ट टाइम पे नोट्स ही काम आते हैं। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब